तो ये कहानी शुरू होती है 1775 से, जहाँ एक आदमी झंडा दिखाकर एक मेल कोच यानी कि चिट्ठियाँ ले जाने वाली ट्रेन को रोकता है। ये ट्रेन जा रही है लंदन से डोवर। इस आदमी का नाम है जेरी। ये लंदन के टेल्सन बैंक में काम करता है और इसके पास में मैसेज है जार्विस लॉरी का, जो बैंक के एक मैनेजर हैं और पैसेंजर भी। तो ये लॉरी ने जेरी को भेजा है एक क्रिप्टिक रिस्पॉन्स लेकर, यानी कि एक गुप्त मैसेज लेकर बैंक उसको भेजा है। इस गुप्त मैसेज में क्या लिखा है? रिकॉल्ड टू लाइफ, जो कि हमारे इस नॉवल की अलग अलग बुक्स में से पहली बुक है। उसका टाइटल है रिकॉल्ड टू लाइफ। ये मैसेज का क्या अर्थ है? ये मैसेज है अलेक्जेंडर मैनेट के बारे में। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, जो एक फ्रेंच फिजिशियन थे, और ये मैसेज ये है कि उन्हें बेस्टिले के किले से 18 साल बाद छोड़ दिया गया है। यानी डॉक्टर मैनेट को 18 साल तक कैद में रखा गया था बेस्टिले में, और अब उन्हें छोड़ दिया गया है। पिछले 18 साल से लोग ये सोचते हैं कि मैनेट मर चुके हैं। जब लॉरी डोवर आता है तो वो वहाँ पर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की बेटी से मिलता है, लूसी से, और उनकी गवर्नेंस मिस प्रॉस से मिलता है। लूसी ये मान चुकी है कि उसके पिता अब मर चुके हैं, तो जब वो उन्हें बताता है कि वो अभी ज़िंदा हैं तो वो बेहोश हो जाती है। लॉरी उसके होश में आने पर उसे फ्रांस ले जाता है ताकि वो अपने पिता से मिल सके। अब फ्रांस में पेरिस के अंदर डॉक्टर मैनेट को रहने के लिए स्थान दिया है उनके पुराने नौकर अर्नेस्ट डी फार्ज और उसकी पति थैरिस ने। ये वहाँ पर एक वाइन शॉप चलाते हैं। लॉरी और लूसी यहाँ आते हैं और उससे मिलते हैं एक छोटे से गैरेट में, यानी कि एक अटारी होती है मकान में, वहाँ पर जहाँ पर वो जूते बना रहा है। अब जूते वो क्यों बना रहा है, ये उसने प्रिजन में सीखा था, और 18 साल तक वो ये काम कर करके अब विचारों में खोया रहता है, और उसके लिए ये एक ऑब्सेशन बन गया है। पहले तो वो अपनी बेटी लूसी को पहचानता भी नहीं है, बट धीरे धीरे उसे लगता है कि वो लूसी की माँ से मिलती जुलती है। उसकी शक्ल जानी पहचानी है, क्योंकि उसकी भी ब्लू आइज़ हैं और लंबे गोल्डन बाल हैं। ऐसे ही गोल्डन बालों का एक लट उसको अपनी स्लीव्स में मिला था जब वो जेल में था। लॉरी और लूसी उसको वापस लंदन ले आते हैं। तो लंदन और पेरिस, ये ही वो दोनों सिटीज़ हैं जिनका जिक्र इस कहानी में हो रहा है। अब हम देखेंगे सेकंड बुक, जिसका नाम है गोल्डन थ्रेड। अब कहानी आगे बढ़ती है, 5 साल और आगे बढ़ती है 1780 में। अब कहानी में कुछ और नए करैक्टर आने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहानी में आगे चार्ल्स डार्ने का जिक्र है। ये फ्रेंच हैं और इनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है ट्रेजन का, यानी धोखाधड़ी का, अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन। कि ये फ्रांस के हैं और इन्होंने ब्रिटेन के साथ में धोखा किया है, राजद्रोह किया है। अब 2 गवाह हैं और वो दोनों ही ब्रिटिश स्पाइज हैं, ब्रिटिश जासूस हैं। एक का नाम है जॉन, एक का नाम है रॉजर, और ये क्लेम करते हैं कि डार्ने ने ब्रिटिश सेना के बारे में इंफॉर्मेशन दी है फ्रेंच लोगों को। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो मिस्टर स्टाइवर, जो डार्ने के वकील हैं, उन्हें बचा रहे हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि बरसाड ये क्लेम करते हैं कि वो डार्ने को कहीं पर भी पहचान लेंगे। स्टाइवर अपने कलीग सिडनी कार्टन, जो एक और वकील हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं
जो कि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं डार्ने से दिखने में। तो बर्सार्ड ये बात एडमिट कर लेते हैं कि हाँ, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मैं नहीं पहचान पाऊँगा। तो बर्सार्ड की आई विटनेस टेस्टिमनी के बाद में अब उनके किसी को पहचानने की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, तो ये केस डिसमिस हो जाता है और डार्ने दोष मुक्त साबित होते हैं। दूसरी तरफ अब पेरिस का जिक्र है। ये अभी जो एक छोटा पार्ट मैंने आपको बताया ये इंग्लैंड में हुआ था। दूसरी तरफ अब हम वापस फ्रांस की तरफ चलते हैं, पेरिस की तरफ चलते हैं। वहाँ पर मार्किस एवरमॉन्डे इनका सरनेम है, ये एक राज परिवार के हैं। मार्किस एवरमॉन्डे ऑर्डर देते हैं अपनी बग्गी वाले को कि तेज़ बग्गी चलाओ, तेज़ गाड़ी चलाओ, अंधाधुंध चलाओ भीड़ भरी सड़कों पर। और इस वजह से वो एक छोटे बच्चे को टक्कर मार देती है बग्गी और वो मारा जाता है। उसके पिता गस्पार्ड उसको अपनी गोद में लेकर फूट फूट के रोते हैं। मार्किस उसकी तरफ एक सिक्का उछालता है और कहता है ये लो कंपनसेशन, ये लो मुआवजा। डिफार्ज जो कि नौकर था, हमने उसके बारे में पहले बात की है, वो ये घटना को देखता है और उस पिता को कंफर्ट देता है, कहता है चिंता मत करो, बच्चा अब सुरक्षित जगह है, भगवान के पास है। ये बातें सुनकर मार्किस को बड़ी खुशी होती है, वो एक सिक्का उसकी तरफ भी फेंक देता है। अब मार्किस जब वापस आता है तो वापस आकर अपने भतीजे से मिलता है और अपने उत्तराधिकारी से मिलता है। भतीजा ही उत्तराधिकारी है, डार्ने। जी हाँ, चार्ल्स डार्ने मार्किस के भतीजे हैं, पर उन्हें इस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, राज परिवार से घृणा है कि क्यों ये राज परिवार गरीबों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है। इसलिए भतीजे ने अपना असली सरनेम एवरमॉन्डे छोड़ दिया और अपनी इंग्लैंड की जो मदर हैं उनका नाम अपना लिया और अब वो डार्ने बन गए। उस रात को गस्पार्ड, जिसके बेटे को मार्किस ने बग्गी से उड़ा दिया था, वो वहाँ पर आता है और उसको स्टैब कर देता है और उसको जान से मार देता है सोते हुए। और गस्पार्ड पीछे एक चिट्ठी छोड़ के जाता है चाकू के साथ कि इसको तेज़ी से टूम में ले जाना। टूम मतलब मकबरे में। लगभग 1 साल बाद वो पकड़ा जाता है और उसको गांव के कुएं के ऊपर टांग दिया जाता है। अब स्टोरी चलेगी वापस लंदन। ये पूरी स्टोरी लंदन और पेरिस में घूमती रहेगी। अब इधर लंदन में क्या हो रहा है? लंदन में जो डॉक्टर मैनेट की बेटी है लूसी, उसे 3 जने पसंद करते हैं। एक तो डार्ने, एक उनके जो वकील थे कार्टन, और एक जो उनके वकील के और साथी थे स्ट्राइवर। ये तीनों ही लूसी को पसंद करते हैं। डार्ने परमिशन मांगते हैं डॉक्टर मैनेट से कि क्या वो लूसी से शादी कर सकते हैं, बट यहाँ कार्टन भी अपने प्यार का कन्फेशन कर चुके हैं लूसी से। डार्ने की शादी पक्की हो जाती है। शादी वाली सुबह डार्ने अपना असली नाम बताते हैं डॉक्टर मैनेट को और अपने राज परिवार के बारे में भी बताते हैं। तभी डॉक्टर मैनेट अचानक फिर से जो उनका पुराना पागलपन था जूते बनाने का, वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। यहाँ शादी करके ये कपल हनीमून के लिए चला जाता है और डॉक्टर मैनेट फिर से पीछे पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पर जब तक ये लोग अपने हनीमून से लौट के आते हैं तब तक डॉक्टर मैनेट ठीक हो जाते हैं। लूसी को इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है।
पर यहाँ हमें स्टोरी में ये पता चल रहा है कि कोई बात है, कोई राज की बात है जिसका खुलासा आगे जाके होगा। डॉक्टर मैनेट को कुछ ना कुछ तो पता है इस राज परिवार के बारे में। लॉरी और मिस प्रॉस जो शू मेकिंग की बेंच है और टूल्स हैं उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि डॉक्टर मैनेट ठीक हो जाएं। डॉक्टर मैनेट इन्हें पेरिस से अपने साथ लाए थे, पर वो इन्हें तोड़ देते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि डॉक्टर मैनेट ऐसे पागलों जैसे ना करें और फिर से नॉर्मल हो जाएं। अब जब समय बीतता है तो इंग्लैंड में लूसी और चार्ल्स का परिवार आगे बढ़ता है। पहले एक बेटा होता है जो बचपन में ही मर जाता है। फिर एक बेटी होती है जिसे लिटिल लूसी कहा जाता है। लूसी की बेटी है तो उसे लिटिल लूसी कहा जाता है। लॉरी को एक और घर मिल जाता है और वो परिवार जैसा महसूस करता है डार्नेज के साथ। स्ट्राइवर की एक अमीर विधवा से शादी हो जाती है, उसे 3 बच्चे होते हैं। कार्टन को एक करीबी दोस्त माना जाता है, हालांकि वो कभी कभी आता है, पर वो लिटिल लूसी से बहुत लगाव रखता है, बच्ची को बहुत प्यार करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है 1789 में। अब 1789 के अंदर रिवॉल्यूशन होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे लीड कर रहे थे डिफार्जेस। इनका नाम हम पहले आपको बता चुके हैं। ये वही सर्वेंट थे जिन्होंने डॉक्टर मैनेट को बचाया था, और अब ये बैस्टील के किले पर धावा करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। बैस्टील का किला रॉयल टायरनी का सिंबल है, अत्याचारों का सिंबल है। यहाँ पे हमला ये कर रहे हैं किसानों की मदद से, गरीबों की मदद से। और अब ये हमला करने के बाद पहुँचते हैं एक काल कोठरी में जिस पे लिखा हुआ है 105। ये वही काल कोठरी है जिसमें डॉक्टर मैनेट को 18 साल तक कैद किया गया था। उस काल कोठरी की अच्छे से तलाशी लेते हैं ये लोग, और वहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है। बाद में ये सारे एरिस्टोक्रेट्स को घसीट कर उनके घरों से निकालते हैं, उन्हें मार डालते हैं और कुछ को जेल में फेंक देते हैं। और एवरमॉन्ड का भी जो भवन था, जो उनका भवन था, उसे भी जलाकर खाक कर दिया जाता है। 1792 में लॉरी पेरिस जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए टेल्सन ब्रांच से, और उन डॉक्यूमेंट्स को वो बचाना चाहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। डार्ने को एक लेटर मिलता है गैबेल से। गैबेल उसके अंकल मार्किस का एक सर्वेंट था, और इसको भी रिवॉल्यूशनरीज़ ने जेल में डाल दिया है। वो रिक्वेस्ट करता है नए मार्किस से। नया मार्किस किसको कहा जा रहा है? क्योंकि पुराना मार्किस मर गया है, तो अब ये जो भतीजा है डार्ने, ये नया मार्किस है। उसने इससे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप मुझे बचाइए। तो वो ये सोचता है कि बेचारे नौकर का क्या दोष है, ये तो हमारे परिवार वालों की गलती थी, तो मैं नौकर को बचाऊंगा, और वो पेरिस के लिए निकल जाता है। अब 3rd बुक स्टार्ट हो गई है, ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी तूफान, तूफान का पथ। जैसे ही डार्ने पेरिस आता है, उसको पकड़ लिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये एक एमिग्रेटेड एरिस्टोक्रेट है फ्रांस का, और उसको जेल में डाल देते हैं। डॉक्टर मैनेट, लूसी, लिटिल लूसी, जेरी और मिस प्रॉस, ये लोग पेरिस आते हैं उससे मिलने के लिए और उसे छुड़वाने के लिए। 1 साल और 3 महीने गुजर जाते हैं। डॉक्टर मैनेट को अब यहाँ पर एक हीरो माना जाता है, क्योंकि वो 18 साल वहाँ कैद में रहे थे। वो जिम्मेदारी लेते हैं डार्ने के बिहाफ पर। डार्ने को छोड़ दिया जाता है, पर बाद में वापस अरेस्ट कर लिया जाता है और एक नया ट्रायल शुरू होता है। फिर से एक नया मुकदमा होता है अगले दिन, जहाँ उस पर कई नए चार्जेस लगाए जाते हैं डिफार्जेस के द्वारा। और डॉक्टर मैनेट के द्वारा।
इन्हें जेल हुई थी डार्ने के पिता के द्वारा और इस सेल में छुपाया गया था। डिफार्ज को ये मिलता है बैस्टिल किले में। डिफार्ज को पता चल जाता है डार्ने के बारे में कि वो नेफ्यू है डेड मार्कीस का, एवरमॉन्डे का, और वो डॉक्टर मैनेट का लेटर भी पढ़ लेता है। डिफार्ज को डार्ने के वंश के बारे में पता चल जाता है, उसके लिनिएज के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे ये भी उसे पता चलता है लेटर से कि डॉक्टर मैनेट का जो इम्प्रिजनमेंट है, जो उसको 18 सालों तक जेल में रखा गया, वो डार्ने के पिता और अंकल के द्वारा ही रखा गया, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने एक बार एक किसान परिवार के साथ बहुत बुरा किया था, एक पीजेंट फैमिली के साथ बहुत बुरा किया था। डार्ने के अंकल को एक लड़की पसंद आ गई थी किसान परिवार की, और उसने उसे किडनैप किया और उसका रेप किया। डॉक्टर मैनेट ने उस बच्ची को बचाने की कोशिश करी, उस लड़की को बचाने की कोशिश करी, पर वो मर गई। अंकल ने उसके हस्बैंड को भी मार दिया जो उसके साथ काम कर रहा था। उसके फादर भी मर गए हार्ट अटैक से जब उन्हें ये पता चला। और जो भाई था वो छुपा रहा, और वही लास्ट मेंबर था फैमिली का। एवरमॉन्डे ब्रदर्स ने डॉक्टर मैनेट को बहुत सालों तक जेल में रखा, क्योंकि उसने मना कर दिया रिश्वत लेने से और चुप रहने से। और वो इस लेटर को कंक्लूड करता है ये कहते हुए कि मैं एवरमॉन्डे ब्रदर्स की निंदा करता हूँ। डॉक्टर मैनेट के सामने जब ये लेटर पेश होता है तो वो बहुत हॉरिफाइड हो जाते हैं। डार्ने को सज़ा सुना दी जाती है और कहा जाता है कि उसका गला काट दिया जाएगा। पहले एक मशीन होती थी जिसमें आप अपना सर फंसाते थे और ऊपर से ब्लेड गिरती थी। ये किया जाएगा नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे एंट्री होती है कार्टन की। कार्टन बचाना चाहता है अपने दोस्त को, डार्ने को। कार्टन आज भी लूसी से प्यार करता है और लिटिल लूसी को भी बहुत प्यार करता है, छोटी बच्ची को। तो कार्टन चोरी छुपे डिफार्जेस की वाइन शॉप में घुस जाता है और वहाँ वो ये सुनता है कि जो मैडम डिफार्ज है वो प्लान बना रही है कि लूसी और छोटी लूसी को हम ख़त्म कर देंगे। उसे ये पता चलता है कि मैडम डिफार्ज भी उस पीजेंट फैमिली की बची हुई एक छोटी बहन है जिस परिवार के साथ एवरमॉन्डे ब्रदर्स ने बहुत बुरा किया था। तो जब रात को डॉक्टर मैनेट लौटते हैं तो वो बहुत थक चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी डार्ने की ज़िंदगी बचाने की, अपने दामाद की ज़िंदगी बचाने की, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कार्टन लॉरी से रिक्वेस्ट करता है कि पेरिस भाग चलते हैं लूसी और उसके पिता के साथ और लिटिल लूसी के साथ, और मैं जल्दी ही तुमसे आके मिलूँगा और मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा। हम सबको तुरंत अब पेरिस के लिए निकलना है। पेरिस से निकलना है। एग्जीक्यूशन होने से पहले, मृत्युदंड से थोड़ा सा पहले, कार्टन जेल में पहुंचता है डार्ने से मिलने के लिए। ये दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। कार्टन डार्ने को बेहोश कर देता है। कार्टन ये डिसाइड करता है कि वो मरेगा और अपने दोस्त को बचाएगा, और क्योंकि इनकी शक्लें मिलती जुलती हैं तो ये दोनों बदल जाते हैं। अब क्योंकि कार्टन ने पहले इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे तो बाकी का पूरा परिवार इंग्लैंड पहुंच जाता है डार्ने के साथ, और उसे डार्ने को कुछ समय बाद होश आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ मैडम डिफार्ज ठिकाने लगाना चाहती थी लूसी और लिटिल लूसी को, तो वो एक कटार और एक पिस्टल लेके आती है मैनेट रेजिडेंस में। पर परिवार तो यहाँ से जा चुका था, पर यहाँ उसकी गवर्नेंस मिस प्रॉस थी। दोनों महिलाओं में आपस में स्ट्रगल होता है।
मैडम डिफाज की बंदूक से गोली निकल जाती है पर वो खुद मर जाती है और इस गोली के धमाके से मिस प्रॉस बहरी हो जाती है। आगे ये नावल ख़त्म होता है जहाँ पे कार्टन का गला कट जाता है, उसको मृत्युदंड मिल जाता है।